वेलकम क्लास 10th केंद्रित के इस ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे नोशन ऑफ स्वराज। हम लोग स्वराज के डिफरेंट नोशन के बारे में बात करें इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत का स्वराज, भारत का नेशनल मूवमेंट जो था वो दुनिया के नेशनल मूवमेंट से किन अर्थों में अलग था या क्या क्या समानताएं हैं। तो भारत का जो नेशनल मूवमेंट था वो अतिवादी नेशनल मूवमेंट नहीं था। भारत का जो नेशनल मूवमेंट था वो यहाँ के नेटिव शासकों के खिलाफ नहीं था। इन अर्थों में ये अलग था। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था और आंदोलन का जो प्रोमिनेंट लीडरशिप था वो गांधी जी के नेतृत्व में था। एक धड़ा क्रांतिकारियों का था जो एक्सट्रीमिस्ट था, वो पावर के बदौलत फिजिकल फोर्स के आधार पर आज़ादी लेने के हक में था। गांधी जी का मार्ग सत्य और अहिंसा का था। तो गांधी जी के दृष्टिकोण से, गांधी के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रवाद था वो अहिंसात्मक राष्ट्रवाद था, वो सत्याग्रह का राष्ट्रवाद था। भारत में सत्याग्रह को, स्वराज को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने देखा। भारत के जो अलग अलग वर्ग थे, जो समाज के अलग अलग धड़े थे, सोसाइटी का अलग अलग जो फ्रेगमेंट था, उसकी परिकल्पना में स्वराज का मतलब अलग अलग था। अलग अलग धारणाएं थी स्वराज की। बहुत सारे वर्गों को जोड़ कर रखा था इस आंदोलन ने और उनका एक अपना तर्क था स्वराज के मिलने के बाद भारत कैसा हो, उनके हिस्से का स्वराज कैसा हो, उस स्वराज की परिकल्पना उन्होंने अपने हिसाब से की थी। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग वर्गों का स्वराज, अलग अलग वर्गों ने, समाज के अलग अलग धरों ने स्वराज को अलग अलग अर्थों में लिया था, जाना था, समझा था। आज के इस क्लास में हम लोग स्वराज के इसी अलग अलग नोशंस को समझने का प्रयास करेंगे। सोसाइटी के अलग अलग जो फ्रैगमेंट्स थे वो स्वराज को किन अर्थों में उन्होंने लिया और गांधी जी के अर्थों में, गांधी जी के विचार में स्वराज क्या था। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, है ना। यहाँ आप देख पाएंगे गांधी जी, है ना। पीछे आप देख पाएंगे जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाय के खेत में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, मिल मालिक हैं। तो ये सारे लोग क्या हैं? ये भारतीयता के प्रतीक हैं। 19वीं सदी का जो भारत है उसको सिंबलाइज करता हुआ हमारा फ्रंट पेज। चलिए हम लोग पहले स्लाइड पे चलते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट द आइडिया ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल did not mean the same thing to everyone. Different social group understood Swaraj according to their own needs and own problems. अंग्रेजों के आने के बाद अलग अलग लोगों ने, समाज के अलग अलग वर्गों की पीड़ाएं अलग थी, तकलीफें अलग थी, सहूलियतें अलग थी। तो स्वराज को भी उन्होंने अपने अपने हिसाब से समझा, जाना, पहचाना। सबका स्वराज, सबके लिए स्वराज अलग था। सेल्फ रूल, स्वराज का हमारा अभिप्राय सेल्फ रूल से है। ठीक है, आते हैं आगे। अब पीजेंट नोशन ऑफ स्वराज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसानों के लिए स्वराज क्या था, किसानों का स्वराज क्या था। फॉर पीजेंट्स स्वराज मीन्स फ्रीडम फॉर हाई लैंड रेवेन्यू, है ना। ये पहला स्वराज का मतलब क्या था किसानों के लिए कि फ्रीडम फ्रॉम हाई लैंड रेवेन्यू, जो कृषि कर था उससे छूट, ठीक है। लैंड लॉर्ड से मुक्ति, मनी लेंडर से मुक्ति। मनी लेंडर्स आप समझते ही हैं, किसानों को खेती करने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती थी वो मनी लेंडर से लेते थे। बाद में फसल होने पे उसे चुकाया जाता था, इसके एवज में वो अपने फसल कम पैसे में बेचते थे। तो ये मनी लेंडर्स हो या लैंडलॉर्ड्स हो या वो जो जमींदार हो जिनके जो टैक्स वसूलते थे, ये सभी शोषक वर्ग थे, किसानों के लिए शोषक वर्ग थे। तो इन सभी से मुक्ति किसानों के लिए स्वराज था। अवध की बात करते हैं,
इन अवध जो यूपी में पड़ता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्रा पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट एंड एबोलिशन ऑफ बेगार। ठीक है, बाबा रामचंद्र का नाम आता है, आपने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा है। बाबा रामचंद्र है कौन? तो एक इंडेंटर्ड लेबर थे। इंडेंटर्ड लेबर फिजी में थे, वहाँ वो गए थे। अंग्रेजों ने जब दुनिया के अलग अलग देशों में, फिजी में, श्रीलंका में ये लोग गन्ने की खेती करते थे, बड़े बड़े स्टेट थे, तो इंडिया से लेबर लेके जाते थे। तो बाबा रामचंद्र पहले के एक लेबर ही थे, इंडेंटर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे, बेगार थे, जो अंग्रेजों के साथ गए हुए थे। बाद में आकर भारत में उन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अवध में किया था। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान जो है रिडक्शन ऑफ रेंट, जो जमीन है उसके रेंट को रिड्यूस करने की मांग कर रहे थे। और बेगार जो उस समय का एक प्रथा थी, कुप्रथा थी, बेगार आप लोग जानते ही हैं कि जो लैंडलेस फार्मर होते थे वो जमींदारों की जमीन पे खेती करते थे। इसके एवज में वो रेंट तो देते ही थे, जो उनका एक्स्ट्रा बकाया होता था, जो इंटरेस्ट होता था, उसके लिए वो जमींदारों के यहाँ फ्री में काम करते थे। फ्रांस में जिसे आप कृषिदास या सर्फ, ACRF सर्फ कहते थे, उसी को इंडिया में हम लोग बेगार कहते हैं। ये फोर्स लेबर हुआ करते थे। ठीक है, और ज्यादातर समाज के निचले तबके से आने वाले लोग भूमिहीन किसान या मजदूर हुआ करते थे। They believed that after Swaraj the land would belong to them, है ना। इन्हें लगता था, किसानों को, जो भूमिहीन किसान थे, उन्हें लगता था कि अगर स्वराज आएगा तो उनकी अपनी ज़मीनें होंगी। अंग्रेजों ने जो, या ज़मींदारों ने जो ज़मीन कब्जा कर रखा है, वो उनसे लेकर के ये ज़मीनें उनको दे दी जाएंगी। In many places, peasants used Gandhi's name to fight local landlords, even though Gandhi opposed violence. आपने सुना होगा कि क्रांति के दिनों में किसानों ने जमींदारों के घरों पे अटैक किया, उन्हें मारा, उनके घर तोड़े। गांधी कभी भी हिंसा के सपोर्ट में नहीं रहे, लेकिन गांधी के नाम पर किसानों ने कई जगह लूटपाट की, रक्तपात किया। किसानों ने जमींदारों के घर पे अटैक किया, है ना, उन्हें घर से भगाया, उनके गोदामों से अनाजों को लूटा। तो इस तरीके से उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। एक बार फिर से मैं बता दूं कि स्वराज का मतलब किसानों से के लिए क्या था। तो लैंडलॉर्ड, लैंड रेवेन्यू और मनी लेंडर से मुक्ति, बेगार प्रथा का खत्म होना और रिडक्शन ऑफ रेंट, ये किसानों के लिए स्वराज का मतलब यही था। चलते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल ग्रुप की। ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? For tribals, Swaraj meant restoration of their tradition and right over the forest and land. देखिए, समाज का एक तबका है, समाज में रह करके भी समाज के मुख्य धारा से अलग जो लोग रहते हैं उन्हें हम ट्राइबल कहते हैं। जल, जंगल और जमीन, यही उनका समझिए नारा है, वही उनकी जिंदगी है। जो ग्रुप, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं रहकर भी समाज का हिस्सा होता है, जल, जंगल और जमीन जिसकी आत्मा होती है, मतलब सदियों से ही आदिवासी समाज की मुख्य धारा से अलग रहे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका पालन पोषण हुआ, यानी उनकी जीविका का मुख्य स्रोत फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहा है। जंगल से ही उनकी सारी जीविका चलती आ रही है। फूड और शेल्टर सब जंगलों से ही मिला। लेकिन अंग्रेजों ने जब फॉरेस्ट लॉ लगा दिया तो अपने ही जंगल में, जिस जंगल से उनकी जीविका चलती थी, जो जंगल उनका घर था, जिस जंगल की माटी में वो पले बढ़े थे, उस जंगल में रहने का अधिकार जब छीना गया तो आंदोलन के हिस्सा के रूप में उभरे। तो जो ट्राइबल्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी। उनके लिए स्वराज का मतलब अंग्रेजों के जाने या रहने से नहीं था। जल, जंगल और जमीन पे उनका अपना अधिकार हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका अधिकार हो, वो उनकी एंट्री बंद नहीं हो, वो जंगलों में ही रहे, उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकाल करके दूर दराज के एरिया में बेचे, उससे ही उनकी जीविका चले। कोई ज़्यादा मांगना उनका नहीं था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जंगल पे उनका अधिकार हो, जंगल के उत्पाद पर उनका अधिकार हो, जमीन, जंगल की जमीन उनकी हो, उनके सारे कानून
जंगल के जो कानून हो, जो ट्राइबल ग्रुप का कानून हो, उनका अपना हो। वो किसी ब्रिटिश रूल को मानते नहीं थे और उससे उनको मतलब था भी नहीं। तो उनके लिए क्या था भाई कि फॉर ट्राइबल स्वराज मींट रियोरेस्टेशन ऑफ देयर ट्रेडिशनल राइट्स। जो ट्राइबल ग्रुप होता है उनके कबीले के अधिकार होते हैं, उनके कबीले का अलग, उसको संविधान कह सकते हैं, उनका विधान होता है, उनकी संस्कृतियां होती हैं। वो हमारे और आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो हमारे देश का हिस्सा है। ज्योग्राफिकली वो हमारे देश के हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन हम उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है और उनकी संस्कृतियों की रक्षा करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो चाहते थे कि जो उनका जो ओल्ड कल्चर है, वो ट्राइबल कल्चर है, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। उन पे किसी भी तरह की साम्राज्यवाद जैसी कोई भी कानून, कोई भी साम्राज्यवादी कानून, कोई भी औपनिवेशिक कानून उन पे लागू नहीं हो। यही उनके लिए स्वराज का मतलब था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टेकन कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट अफेक्टिंग देयर लाइवलीहुड। उनकी जीविका के लिए जो जंगल उपलब्ध था, उस जंगल पे कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने। जो जंगल उन्हें जीविका दे रही थी, उन पे ही उनका कंट्रोल नहीं था। जो जंगल जमीन, जल, माटी से वो गहरे जुड़े हुए थे, उस जुड़ाव का टूट जाना, उस जुड़ाव का खत्म हो जाना, ये आंदोलन के लिए काफी नहीं था क्या? इन द गडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अल्लूरी सीतारमन राजू लेड द ट्राइबल मूवमेंट। 1924 में अल्लूरी सीतारमन राजू ट्राइबल ग्रुप के आंदोलन को आंध्र प्रदेश में लीड करते हैं। वो खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं। वो बताते हैं कि वो सारी परेशानियों से ट्राइबल ग्रुप को अलग कर देंगे। वो गांधी को मसीहा मानते थे, लेकिन वो उनके लिए स्वराज क्रांति का माध्यम सत्य और अहिंसा नहीं था। गांधी के बहुत बड़े भक्त थे अल्लूरी सीतारमन राजू, लेकिन वो हिंसक तरीके से स्वराज को प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने ट्राइबल्स की एक टुकड़ी गठित कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1924 में उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है ट्रेजन के आरोप में। ठीक है। स्वराज विथ एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। तो सीताराम राजू या सीताराम राजू भी कहीं कहीं लिखता है। तो ये जो है ब्रिटिश रूल को फोर्स के जरिए अपनी भुजाओं के बल से, यानी फिजिकल फोर्स से खत्म करना चाहते थे, किसी सत्य या अहिंसा के बदौलत नहीं। फॉर ट्राइबल्स स्वराज वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। ये बात देखने वाली है कि पूरा भारत पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। समग्र रूप से हम लोग देखें तो हम लोग को चाहिए था, एक आम भारतीय होने के नाते हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए था, लेकिन डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ जो सोसाइटी था उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। तो ट्राइबल्स के लिए सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए था, उनको इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए। इकोनॉमिकल फ्रीडम का मतलब क्या था कि उनके जो जंगल पे जो औपनिवेशिक कानून लगे हुए थे, उन्हें मना कर दिया गया था कि वो जंगल में एंटर नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब प्रतिबंधों पे रोक, जो उनकी लाइवलीहुड का के लिए मुख्य स्रोत था जंगल, तो ये क्या था, ये एक इकोनॉमिकल फ्रीडम की लड़ाई थी। उन्हें इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठे करने का अधिकार चाहिए था, जो फॉरेस्ट रूल, जो फॉरेस्ट लॉ जो था इम्पोज था, उसको वो हटाना चाहते थे। और कल्चरल इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों ने जो औपनिवेशिक कानून उन पे थोपे थे, उनसे भी उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तो ये था ट्राइबल ग्रुप का नोशन स्वराज के लिए। अगला नोशन क्या है भाई? द इंडस्ट्रियल वर्कर। ये भी सोसाइटी था, समाज का एक वर्ग था, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इनका नोशन क्या भाई था? तो इंडस्ट्रियल वर्कर लिंक्ड स्वराज विथ बेटर वेजेस, फीवर वर्किंग आवर्स एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें एक समानता तो दिखती है इस रूप में कि जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसने अपने लिए क्या डिमांड किया? 3 चीज़ें डिमांड की उन्होंने। सबसे पहले कि वेजेस का डिमांड किया कि भाई जो मजदूरी हो वो बेहतर हो, ठीक है। वर्किंग आवर, काम के घंटे जो हैं वो कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। दुनिया के सभी आंदोलनों के जड़ में आप देखिएगा कि ये 3 चीज, जिस आंदोलन का नेतृत्व मजदूरों ने किया है, उस आंदोलन में इन तीनों डिमांड को आपकी झलक आप जरूर देखेंगे। वेजेस का डिमांड देखेंगे, वर्किंग आवर का डिमांड देखेंगे, वर्किंग कंडीशन का डिमांड देखेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। मेनी स्ट्राइक टुक प्लेस ड्यूरिंग 1920s। अब मजदूर वर्ग ने 1920 के आसपास, है ना, अहमदाबाद मिल वर्कर आंदोलन मूवमेंट को ले लीजिए, जिसको गांधी जी ने लीड किया था। तो 1920 के दशक में मजदूरों के कई आंदोलन हुए। आगे चलते हैं। दे होप्ड स्वराज वुड इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। मजदूरों की स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि स्वराज के कारण उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, उनका जीवन जो है वो सुखमय होगा, आर्थिक स्थितियां उनकी अच्छी होंगी। However, Gandhi sometimes advised workers to avoid extreme actions during the national movements. अब गांधी जी उन्हें एडवाइस करते रहे कि भाई देखो, मध्यम मार्गी बनो, एक्सट्रीम एक्शन से चीजें बातें बिगड़ जाएंगी। और गांधी को क्या करना था, एक बैलेंस ऑफ पावर करना था। किनके किनके बीच? गांधी के साथ दो तरह के लोग और खड़े थे जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे, लेबर क्लास, मिल वर्कर। तो मिल वर्कर और लेबर क्लास को खुश करते तो मिल वर्कर नाराज, मिल वर्कर को खुश करते तो लेबर क्लास नाराज। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा कि कैसे क्लासेस होते रहते थे। गांधी कभी इनके साथ जाते, कभी उनके साथ जाते, एक के साथ चलते तो दूसरा छूट जाता। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई एक्सट्रीम एक्शन को आप त्याग दो, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मजदूर डायरेक्टली कॉलोनियल पावर के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे थे, उनका आंदोलन मिल वर्कर्स के साथ था। और आंदोलन को फंडिंग किससे मिलती थी? इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती थी। तो जो फंडिंग कर रहे थे वो अपने खिलाफ आंदोलन तो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि जिस आंदोलन को वो फंड कर रहे हैं वही आंदोलन उनके विरोध में खड़ा हो जाए। तो गांधी जी के साथ यहाँ प्रॉब्लम था कि किसे वो सेटिस्फाइड करते, किसके साथ होते। तो इसीलिए वो मजदूरों को मध्यम मार्ग अपनाने की बात कर रहे हैं। अगले स्लाइड पे आते हैं। मिडिल क्लास दुनिया के सभी आंदोलनों के जड़ में, खासकर फ्रांस की क्रांति तो मिडिल क्लास ने ही की थी। फॉर देम स्वराज मींट इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मिडिल क्लास के लिए क्या था? इकोनॉमिक फ्रीडम। ये बहुत बड़ी बात, एक आम आदमी के लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम होना, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो, इतना हो कि क्या कहते हैं उसको, कि रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए संघर्ष उन्हें नहीं करना पड़े, रोज़ की चीज़ों के लिए जीवन जो है ज़्यादा संघर्ष में उनका नहीं हो पाए। तो इसके लिए वो इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते थे। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो तो कम टैक्सेस वगैरह चाहते थे, टैक्सेस का रिडक्शन कम चाहते थे। दे अपोज ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। तो जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज था ब्रिटिशर्स की, जैसे उन्होंने फॉरेन जो है प्रोड्यूस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, तो जो आम आदमी था, जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास का वो सेक्शन जो आर्टिसंस थे वो इसके विरोध में थे। घरेलू जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो बल्क मटेरियल के आने से, फ्लडेड होने से इंडियन मार्केट में वो लगभग बर्बाद हो गए थे, आर्टिसंस वगैरह, तो वो अपोज कर रहे थे। दे वांटेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन बिजनेस। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि भारत के जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट पर्सन थे, तो यूरोप में जो बल्क में प्रोडक्शन होता था उसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में। इंडिया में उनको कोई इनलैंड टैक्स नहीं लगता था, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। तो भारत के मार्केट में उनके फॉरेन मेड प्रोडक्ट, जो मैनचेस्टर मेड गुड्स वगैरह जो है वो फ्लडेड थे। तो यहाँ के जो छोटे तौर पे जो घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग थे वो ख़राब हो रहे थे। आर्टिसंस जो है वो बेरोजगार हो रहे थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए थे। ठीक है। बिजनेस ग्रुप फाइनेंशियली सपोर्टेड द कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जो बिजनेसमैन थे वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे आंदोलन को, फंड दे रहे थे। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो फंड दे रहे थे, और फंड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज एंड पर्सपेक्टिव। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्वराज का मतलब क्या था? Some Muslim leaders feared that the Swaraj might lead to Hindu majority rule. मुस्लिमों को डर था कि भारत की बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं की आबादी है, तो स्वराज अगर आ गया, अगर मतलब भारत को आज़ादी मिलती है तो उनके अधिकारों की अवहेलना होगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? दे डिमांड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने अपने लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग कर दी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। आगे चल के जो 2 नेशन थ्योरी बना और आगे चल के भारत के बंटवारे का आधार भी यही बना। ठीक है,
ओवर द टाइम दिस लेड टू द डिमांड ऑफ पाकिस्तान इन 1940s। और यही डर, इसी डर ने उन्हें पाकिस्तान की मांग करने पर विवश किया कि दे वांटेड टू आस्क फॉर पाकिस्तान, है ना। वो पहले से डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए ही था। ठीक है, गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज। अब स्वराज के प्रणेता, स्वराज के जो प्रखर सूर्य थे गांधी, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? फॉर गांधी स्वराज डिड नॉट सिंपली मीन द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी के लिए भी ब्रिटिश रूल का अंत ही स्वराज का मतलब ब्रिटिश रूल का अंत ही नहीं था। इनके लिए था सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज। मतलब ब्रिटिश भले ही रहे लेकिन शासन भारतीयों के हाथ में हो, शासन की बागडोर वो भारतीयों के हाथ में हो, अपने लिए कानून भारतीय बनाए, उसमें अंग्रेजों का दखल नहीं हो। और जो भारत हो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, भारतीयों का नैतिक, है ना, और आध्यात्मिक डेवलपमेंट हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, सेल्फ रिलायंस हो, भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने, है ना। तो उसके बाद विलेज बेस्ड डेमोक्रेसी, ग्राम स्वराज। इस पे तो एक अलग वीडियो ही बनाया जा सकता है ग्राम स्वराज का। गांधी जी की किताब है मेरे सपनों का भारत। मैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व से हटकर गांधी को एक इकोनॉमिस्ट के रूप में देखता हूं। इसके लिए मतलब बहुत सारे कारण हैं। गांधी ने जो ग्रामीण भारत, ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की है, उसमें कहा कि भारत की जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर थी, बार्टर सिस्टम था। सारे भारतीय जो है अपने हिस्से, अपने काम की चीजें खुद उगा लेते थे। लोग कपड़े बना लेते थे, फर्नीचर बना लेते थे, कोई करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, चीजें अदला बदली कर ली जाती थी। तो उस तरीके से ग्रामीण भारत, ग्रामीण रूरल इकोनॉमी के पक्षधर थे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी के लिए और क्या था कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना जो सत्य पे आधारित हो और जो नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक समाज की स्थापना चाहते थे कि सारे भारतीय एक ऐसे देश की परिकल्पना करें, एक ऐसे देश की इच्छा रखें जहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो। गांधी बिलीव्ड स्वराज मींट बोथ सेल्फ रूल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन और आत्मशासन। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब आत्मशासन है, माने खुद को, पहले तो खुद को अनुशासित करिए, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही समाज पर शासन कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वराज इन प्लांटेशन। In plantation areas like Assam tea gardens, the idea of Swaraj had different meaning for workers. अब इससे पहले कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, हम थोड़ा सा समझ ले कि उनकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। हार्श कंडीशन ऑफ वर्कर्स। प्लांटेशन में जो वर्कर्स थे वो फोर्स लेबर की तरह, बेगार की तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ जातियां हो रही थी, कोई अधिकार उनको नहीं था। प्लांटेशन वर्कर वेयर रिक्रूटेड अंडर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859। ये इंडियन इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, इसे समझिएगा। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक कानून था जिसके तहत चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को कंट्रोल किया गया था। इसका मतलब कि कोई भी मजदूर, चाय बागान में काम करने वाला कोई भी मजदूर कभी भी जब चाहे तब बागान को छोड़ करके नहीं जा सकता था। उसके लिए काम के घंटे तय थे, उसे और काम के करने के बाद भी उन्हें प्लांटेशन के अंदर ही रहना था। उनका कोई मानवाधिकार नहीं था, उन्हें वही करना होता था जो अंग्रेज प्लांटर्स कहते थे। मतलब उन्हें छुट्टियां नहीं मिलनी थी, उन्हें परिवार से नहीं मिलना था, 24/7 उन्हें प्लांटेशन के अंदर ही रहना था। लेकिन मजदूर कभी कभार वो अपने घर जाना चाहते थे, परिजनों से मिलना चाहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो प्लांटेशन छोड़कर भागे और पकड़कर लाए गए, ठीक है। They were not allowed to leave the plantation without permission। बिना परमिशन के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें प्लांटेशन छोड़कर भागना नहीं था। वर्किंग कंडीशन were very harsh and wages very low। वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था, काम के घंटे ज्यादा थे, वर्किंग कंडीशन, स्थितियां ठीक नहीं थी, बीमार है तब भी काम करना है, छुट्टी चाहिए नहीं मिलेगी, ठीक है, और मजदूरी बहुत कम था, ठीक है। इफ दे लेफ्ट विदाउट परमिशन दे कुड बी अरेस्टेड। और बिना परमिशन के वो अगर चले जाते थे उन्हें अरेस्ट किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। आगे चलते हैं, हमारा आखिरी और अंतिम स्लाइड, मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन। हम लोग पढ़ रहे थे कि अब क्या है कि हमने पढ़ा कि उनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था।
हमने पढ़ा कि स्वराज मतलब प्लांटेशन वर्कर्स की स्थितियां क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था, हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना ये है, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले स्लाइड में, कि जो मजदूर थे, प्लांटेशन वर्कर थे, उनकी स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, वो कैसे ट्रीट किए जाते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में कि स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था। तो मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, उन्हें कभी भी जब भी छुट्टी चाहिए वो मिल जाए, जब वो घर जाना चाहे, छुट्टी लेना चाहें तो उन्हें छुट्टी मिल जाए। फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेसिव प्लांटेशन लॉज, प्लांटेशन में जो ऑप्रेसिव दमनकारी कानून थे उनसे उनको आज़ादी मिले। राइट टू रिटर्न देयर विलेज, उन्हें गांव लौटने की आज़ादी मिले, जब चाहें वो छुट्टी लेकर गांव में 2 पल बिताकर चले आए। बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, और बेहतर मजदूरी मिले और वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। इससे ज़्यादा किसी मजदूर को और क्या ही चाहिए, वो किसी साम्राज्य की इच्छा नहीं रखते हैं, वो एक बहुत बड़े गुणवत्ता वाले ज़िंदगी की कल्पना नहीं है उनकी। उनकी कल्पना में रोटी से रोटी तक के सफ़र का नाम है मजदूरी। तो मजदूरों को सिर्फ रोटी चाहिए था सम्मान के साथ। तो आज के क्लास के में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। धन्यवाद।